देखो, शिक्षा वेदांग के दो भाग हैं, शिक्षा ग्रंथ और प्रातिशाख्य ग्रंथ। ठीक है, शिक्षा ग्रंथ में यानी प्रत्येक वेद के कोई कोई शिक्षा ग्रंथ होते ही है, और उसी प्रकार से प्रातिशाख्य ग्रंथ जो है किसी न किसी वेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ भी होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको नेट जायज के हिसाब से जो पढ़ना है, एक शिक्षा ग्रंथ पढ़ना है, पाणिनि शिक्षा, और एक जो है प्रातिशाख्य ग्रंथ यानी जिसमें ऋग प्रातिशाख्य पढ़ना है। इन दोनों में से शिक्षा ग्रंथ और प्रातिशाख्य ग्रंथ, इन दोनों में सबसे पुराना कौन सा है? शिक्षा ग्रंथ प्राचीनतम है। हाँ, तो ध्यान रखना है कि प्रातिशाख्य ग्रंथ पहले है, शिक्षा ग्रंथ बाद में। ठीक है ना? चलो, तो सबसे प्राचीनतम प्रातिशाख्य कौन सा है? अगला क्वेश्चन बताओ। ऋग प्रातिशाख्य। ऋग प्रातिशाख्य, बहुत। हाँ, किस वेद से है? ऋग्वेद। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद जो है जो चीज अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया सब चीज यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो शिक्षा वेदांग का जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है प्रातिशाख्य है, जो पाणिनि से भी बहुत पहले लिखा गया है। ठीक है, और प्रत्येक शाखा के लिए जो है इसमें जो भी वेद है, वेद की बहुत सारी शाखाएं हैं, आपने याद भी किया होगा। ठीक है, उसमें जो है वर्णों को उच्चारण के लिए जो है अलग अलग जो है कैसे का उच्चारण होगा प्रत्येक वेद में, इसके लिए जो है प्रातिशाख्य ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, मेनली जो है ये कोटेशन थोड़ा सा ये वाला याद रखना है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, शिक्षा ग्रंथ या प्रातिशाख्य ग्रंथ, वो ध्यान। ठीक है, तो एक प्रातिशाख्य के राइटर कौन है, कौन बताएंगे? आचार्य सौनक। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे इसके राइटर जो है सौनक है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा राइटर विशेष से नाम याद। ठीक है, ये कहते हैं कि एक शास्त्रीय शाखा नाम का एक जो है ऋग्वेद का जो है शास्त्रीय शाखा, यानी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो ज्ञान है किस ऋषि को दिया गया था? मतलब नहीं, सबसे पहले वेद एक था, इन वेदों को जो है 4 भागों में बांट दिया गया, प्रत्येक वेद के भाग को एक एक ऋषि को पढ़ाया गया था, अच्छे से ज्ञान दिया गया था। तो ऋग्वेद का ज्ञान किसे दिया गया था? वेद व्यास जी ने अपने 4 शिष्य को जो है अलग अलग वेदों का जो है ज्ञान दिया था, उसमें से ऋग्वेद का ज्ञान किस शिष्य को दिया? बताओ। बहुत बढ़िया, ये सब बेसिक है, ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऋग्वेद के जो है कितने शाखाएं हैं, कौन कौन से शाखा है, एक दो का नाम बताओ। कला, भास्कला, आश्वलायन, शांख्यायन और मांडुक्यायन। बहुत बढ़िया, तो जो साकल शाखा आपने कहा, ठीक है, ऋग्वेद का एक शाखा है साकल शाखा, इसकी भी एक उप शाखा थी, उप शाखा यानी शाखा का भी शाखा, एक उप शाखा। तो उसमें साकल शाखा की जो एक उप शाखा थी शास्त्रीय शाखा। ठीक है, तो इस शाखा की जो है ऋग प्रातिशाख्य हम जो है ऐसा सौनकाचार्य जो है लिखते हैं अपने ग्रंथ में। वर्तमान में शास्त्रीय शाखा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, शास्त्रीय शाखा जो है साकल शाखा की भी उप शाखा थी, लेकिन इस समय जो उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि ऋग प्रातिशाख्य जो है साकल शाखा का ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये चीजें जो है साकल शाखा जो है शास्त्रीय शाखा के अंतर्गत आता है, ये बात मैक्स मुलर साहब भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीजें, तो मैक्स मुलर साहब या सौनकाचार्य जो है दोनों जो ये कहते हैं कि ऋग्वेद के एक शाखा थी साकल शाखा जो अभी भी है, साकल शाखा की एक उप शाखा थी शास्त्रीय, ये शास्त्रीय शाखा उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा कहते थे कि सौनकाचार्य की ऋग प्रातिशाख्य जो है शास्त्रीय शाखा की है,
लेकिन वर्तमान में जो है ये उपलब्ध नहीं है शास्त्रीय शाखा। और शास्त्रीय शाखा क्या है? शाखल शाखा की जो है क्या एक उप शाखा थी, ठीक है। इसलिए वर्तमान समय में हम लोग कह देते हैं कि ऋग प्रातिशाख्य जो है बेसिकली जो है शाखल शाखा का प्रातिशाख्य है, ठीक है। वैसे होना तो चाहिए था शास्त्रीय शाखा, लेकिन शास्त्रीय शाखा प्राप्त नहीं है। और शास्त्रीय शाखा क्या है? शाखल शाखा की उप शाखा थी, ठीक है, जो वर्तमान में भी उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए जो हम लोग संक्षेप रूप में कह देते हैं प्रमाणित रूप से कि ऋग प्रातिशाख्य जो है शाखल शाखा की जो है प्रातिशाख्य माना जाता है, ठीक है। और ये जो है ऋग प्रातिशाख्य जो आप लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है, ये अनुष्टुप, त्रिष्टुप और जगती छंद में लिखा गया है। इसके अंतर्गत अध्याय है, पटल है, वर्ग है, श्लोक इत्यादि आएंगे। अभी आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। अब इसमें जो है जो प्रातिशाख्य शब्द है इसका वो निर्वचन करते हैं। चलो विशाल बाबू पढ़ना निर्वचन। जी भैया। ये निर्वचन है ना। शाखाम शाखाम प्रति शाखम प्रति शाखम बहु प्रति शाख्यम। क्या मतलब है? भैया ये है कि शाखा शाखा प्रति शाखा मतलब कि जो शाखा की भी शाखा होती है उसको प्रतिशाख्य कहा जाता है। चलो शाखाम शाखाम प्रति शाखम, यानी शाखा की भी शाखा क्या कहलाती है? प्रति शाखम भवम प्रातिशाख्यम। और उसमें जो प्रति शाखम शाखा है वो भाव रूप में क्या कहलाएगा? प्रातिशाख्यम कहलाएगा, ठीक है। तो ये कोटेशन ध्यान रखिएगा। इसको कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? पूरा जो कोटेशन दे दिया जाए, यानी जो प्रातिशाख्य क्या होती है? शाखा की भी शाखा होती है, ठीक है, उसका जो है प्रतिशाख्य होता है। ये कोटेशन दे दिया जाए आपको, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दे दिया जाए, या फिर पूरा कोटेशन दे दिया जाए और फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाए यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा ये जो है प्रतिशाख्य के लिए कहा जाता है, ठीक है। याद हो गया है ये कोटेशन? हाँ बताओ। भैया बताऊं? हाँ बताओ, याद हो गया? हाँ भैया। हाँ बताओ। शाखम शाखम प्रतिशाख्यम प्रतिशाखम भवम प्रतिशाख्यम, यानी कि जो अलग अलग शाखाएं उनकी भी शाखाएं होती हैं और वो प्रतिशाख्य कहलाती हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो प्रतिशाख्य के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतिशाख्य शब्द ही प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त जो है आपने निरुक्त में भी पढ़ा होगा कि प्रतिशाख्य के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसी में से जो सबसे ज्यादा फेमस नाम है और सबसे ज्यादा प्राचीनतम नाम है पार्षद या परिषद। ये दोनों शब्द जो है प्रतिशाख्य के लिए भी प्रयोग होता था, ठीक है। अब क्यों होता है, कौन बताना चाहेंगे? कोई किसी को आइडिया है कि प्रतिशाख्य के लिए पार्षद या परिषद शब्द भी प्रयोग किया जाता है? आपने नाम सुना होगा आज भी, वार्ड पार्षद, विधान परिषद, नाम सुना है? नाम तो सुना है। तो क्या मतलब हो सकता है प्रतिशाख्य शब्द का अर्थ? या प्रतिशाख्य का दूसरा नाम पार्षद भी है या परिषद भी है। हाँ, क्या भाव हो सकता है? कौन बताएंगे? किसी को आइडिया? क्या क्या बता? अच्छा, इकट्ठा होने का। और हाँ, और कुछ इसमें? नेतृत्व करने के अर्थ में कि अलग अलग जो उससे मतलब निकली है ये शाखाओं से, तो उसका नेतृत्व करने के अर्थ में कि हाँ इसीलिए बोला गया होगा। अच्छा, पार्षद है। हाँ ठीक है। देखो पार्षद या परिषद, जैसे आज भी क्या होता है, विधान परिषद इत्यादि होते हैं, विधानसभा होते हैं, ठीक है। तो लोग वहां आके क्या बैठते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है। तो पहले भी क्या होता था कि वेद जो है, वेदों की बहुत सारी शाखाएं में दिखाई देती थी, ठीक है। अभी भी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो प्रत्येक शाखा से संबंधित जो है जो एक्सपर्ट होते थे, ठीक है, मान लीजिए कोई शाकल शाखा के हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे जो है
एक्सपर्ट हुआ करते थे, ठीक है। सारे एक्सपर्ट जो है एक मिलकर जो है एक जगह बैठते थे, ठीक है। मान लीजिए ABCD जो भी है, ठीक है, बैठ कर डिस्कशन करते थे कि इस मंत्र के उच्चारण में जो वर्ण का प्रयोग किया गया है इसका कैसे उच्चारण किया जाए, इसका क्रम पाठ कैसे बनेगा, संहिता पाठ कैसे बनेगा, पद पाठ कैसे बनेगा, ठीक है। इसकी जो संज्ञा संबंधी कोई है, ठीक है, यानी उदात्त किसे कहेंगे, अनुदात कैसे कहेंगे, इसको उदात्त का चिन्ह यहाँ नहीं लगा हुआ, अनुदात का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इस पर डिस्कशन होता था, ठीक है। तो ये सभी जो एक गोष्ठी के रूप में होता था, ठीक, जैसे आज भी सेमिनार वगैरह होता है ना, किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जो एक प्रकार से जो लोग बैठकर जो है वेद के प्रत्येक भाग पर डिस्कशन करते थे, अलग अलग शाखाओं को लेकर अलग अलग शाखाओं के एक्सपर्ट लोग आते थे, बैठते डिस्कशन करते थे, इसलिए जो है उसका नाम गोष्ठी का दूसरा नाम क्या है, पार्षद या परिषद भी कहते हैं। इसलिए जो है प्रातिशाख्य के लिए जो है पार्षद या परिषद भी नाम बहुत ज्यादा फेमस होने लगा था, ठीक है। तो बेसिकली बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि पार्षद या परिषद जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रातिशाख्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लियर है यहाँ तक? क्यों होता था? क्योंकि लोग वहाँ आते थे उस परिषद में प्रातिशाख्य से संबंधित, प्रत्येक वेद के प्रातिशाख्य से संबंधित जो है उच्चारण संबंधी प्रक्रिया या संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ इत्यादि पे जो डिस्कशन करते, ठीक है। ये याद रखिए। यास्काचार्य ने जो है पार्षद के विषय में यहाँ पे कहा है, देखो कुछ याद आ रहा है? नृत्य में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? हाँ, पहले दूसरे अध्याय में पढ़ा है। दूसरे अध्याय में? पहले अध्याय में पहले अध्याय का चौथा भाग। हाँ, तो देखो यहाँ पे जब हम लोग संहिता का डेफिनेशन देख रहे थे वहीं पे ये भी आया था। चलो, ये कोटेशन यास्काचार्य जो पार्षद के संदर्भ में कहते हैं नृत्य में, ठीक है, कि पद प्रकृति नहीं सर्व चरणाना पार्षदानी, कि चरण क्या होता है? कोई बताएंगे? चरण क्या होता है? चरण यानी स्टेप, स्टेप। चरण शाखा, हाँ। चरण और शाखा में अंतर है या एक ही है? देखो मुझे अंतर है, अंतर है ना। वेद के मान लीजिए साकल शाखा है, वास्कल है, अश्वलायन है, ठीक, ऐसे करके अलग अलग शाखा है, ठीक है। तो चरण क्या होता था? शाखाओं का समूह होता था, ग्रुप ऑफ शाखा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि चरण का मतलब क्या, बहुत सारे उसमें शाखाएं होंगी, ठीक है। अब शाखा शाखा भी हमें एक ही यहाँ मिलता है ऐसा नहीं, पहले शाखा शाखा के बहुत सारे ब्रांचेस हुआ करते थे, ठीक है। उन सभी शाखाओं का एक ग्रुप क्या कहलाता है? चरण कहलाता है, ठीक है। तो यास्काचार्य ने भी वही कहा कि पार्षद में क्या होता था, सभी चरणों का, ठीक है, पद प्रकृति यानी इसका पद पाठ क्या होगा, संहिता पाठ क्या होगा, उसमें क्या होता था, डिस्कशन हुआ करता था। ऐसा जो है जो भी यास्काचार्य कहते हैं। ये कोटेशन में ध्यान रखना, ये जो है पार्षद या फिर परिषद या फिर प्रातिशाख्य के संदर्भ में नृत्य में भी वर्णन किया गया, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है, ठीक है बच्चा। तभी तक हम लोगों ने जो है देखा कि शिक्षा वेदांग के कितने भाग है, उनमें सबसे प्राचीनतम क्या है, ठीक है। ये बेसिकली शास्त्रीय शाखा से संबंधित थी, लेकिन शास्त्रीय शाखा भी में उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो है हम लोग शाखा का मानते हैं। फिर हमने प्रातिशाख्य के लिए जो है जो निर्वचन यहाँ पे प्रयोग किया गया वो निर्वचन देखा। उसके वजह इसका दूसरा नाम जो है पार्षद या परिषद भी है। यास्काचार्य ने अपने ग्रंथ में पार्षद का क्या डेफिनेशन दिया वो भी ध्यान रखेंगे। अब अगला जो विषय वस्तु है कि ऋग प्रातिशाख्य के जो राइटर हैं सौनक, ठीक है ना, उन्होंने जो है संपूर्ण ऋग प्रातिशाख्य को जो है किस भाग में बांटा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ऋग प्रातिशाख्य के जो राइटर है सौनक, ठीक है, उन्होंने जो है इसे 3 अध्याय में बांटा है। ध्यान रखिएगा 3 अध्याय में बांटा है और प्रत्येक अध्याय में जो है 6-6 पटल है, ठीक है। यानी एक अध्याय में कितने पटल हो जाएंगे बताओ?
6 पटल। हाँ ठीक है, प्रत्येक अध्याय में जो है 6 पटल हो जाए तो कुल कितने पटल हो जाएंगे? 18। एक और प्रश्न पूछा गया था कि ऋग्वेद में कुल कितने पटल हैं। ठीक है, अध्याय जो है पटल में बटा हुआ है, यानी ऋग प्रातिशाख्य जो है संपूर्ण ऋग प्रातिशाख्य अध्याय और पटल में विभक्त है। अध्यायों की संख्या 3 है और प्रत्येक अध्याय में जो है 6 पटल है, तो टोटल कितने पटल हो जाएंगे? 18 पटल। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ले रहे हैं यहाँ तक? जी भैया क्लियर है। समझ में आया ना? कुल कितने अध्याय हैं और कुल कितने पटल है? बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, 6 अध्याय लगा के आ जाते हैं, विपरीत कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो गलती मत करना। ठीक है, चले आगे। विभाजन क्रम समझ में आ भैया गया? एक प्रश्न है। हाँ बताओ। अब मान लीजिए ये तो हमने बता दिया कि यहाँ पे प्रत्येक 3 अध्याय हैं, तो लेकिन इन तीनों अध्यायों के यदि नाम पूछे जाएंगे तो इनके नाम हाँ। भी होते हैं। हाँ, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक पटल के नाम है, अध्याय का नहीं, प्रत्येक पटल का नाम। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी ये प्रथम पटल क्या है, उसमें विषय वस्तु क्या है, सब डिटेल से पढ़ेंगे भी हम लोग। ठीक है, देखो इसके बाद जो है हाँ ऋग प्रातिशाख्य की जो प्रसिद्ध टीका है, जैसे आज भी ये चलता है, यानी प्राचीन काल से ही प्रत्येक वेद को प्रातिशाख्य को या किसी भी ग्रंथ पे जो है टीका या भाष्य लिखने की परंपरा रही है। उसी प्रकार से जो ऋग प्रातिशाख्य के सबसे प्रसिद्ध टीका है वो पार्षद व्याख्या है। इस राइटर की पार्षद व्याख्या ऋग प्रातिशाख्य पे उवड की है। उवड को जानते हैं कौन है ये? भाई ये वेदों के भाष्यकार है मेरे ख्याल से, उब्बट वेदों के भाष्यकार थे, ऋग्वेद का भाष्य किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि ऋग प्रातिशाख्य पे जो है पार्षद व्याख्या नामक नाम से जो है टीका ग्रंथ लिखा है। ठीक है, उवड के बारे में उवड ने जो है वाजस्नेय प्रातिशाख्य पे भी भाष्य लिखा है, वाजस्नेय प्रातिशाख्य पे भी। ये तो यजुर्वेद का है ना, वाजस्नेय प्रातिशाख्य। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो याद रखिएगा ऋग प्रातिशाख्य की जो टीका है उवड के द्वारा जो क्या लिखा गया उसका नाम क्या है? पार्षद व्याख्या। उसी प्रकार से एक और टीका ग्रंथ के राइटर हैं विष्णुमित्र। ठीक है, उन्होंने भी एक टीका ग्रंथ लिखा है ऋग प्रातिशाख्य पे, उनका नाम है उस टीका का नाम है वृत्ति व्याख्या। ध्यान रखिए, ठीक है, ये 2 नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो वृत्ति व्याख्या किसकी है? विष्णुमित्र की है। पार्षद व्याख्या है उवड जी की। क्लियर है? याद हो जाएगा? याद हो गया? जी भैया हो गया। और जो ऋग प्रातिशाख्य है ये ऋग्वेद का एक मात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य और सबसे प्राचीनतम। ठीक है, ध्यान रखिए ये भी। क्लियर है यहाँ तक? सबसे प्राचीनतम प्रातिशाख्य कौन सा है? ऋग प्रातिशाख्य। और ऋग्वेद का एक ही प्रातिशाख्य जो अभी उपलब्ध होता है और जो अभी हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं। और मैक्स मुलर साहब ने जो है ऋग प्रातिशाख्य के लिए जो है ऋग प्रातिशाख्य का दूसरा नाम साकल प्रातिशाख्य कहते हैं। क्यों कहते हैं, कौन बताएंगे? वह शाखा प्रतिशाख्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऋग्वेद की शाखा के इसलिए शाखा के है ना, इसलिए। बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना कि साकल प्रातिशाख्य का मतलब कौन सा प्रातिशाख्य है? ऋग प्रातिशाख्य। किसके अनुसार? मूलर के अनुसार। मैक्स मुलर फिर मोक्ष मुलर। मैक्स मुलर भी मोक्ष मुलर भी दोनों जी दोनों आएंगे। चलो यहाँ देखो, जो अभी विशाल कह भी रहा था कि प्रत्येक पटल का नाम भी याद रखना है। बिल्कुल याद रखना है, सिर्फ नामकरण याद रखिएगा कि प्रथम पटल का नाम क्या है, दूसरे पटल का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रथम पटल जो है इसका नाम जो है इसमें आपको याद रख लीजिएगा। तो सारा डिस्कशन दिया हुआ है, तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। प्रत्येक पटल में विषय वस्तु क्या है, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये खुद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग, इसमें ज्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं। ये जो पटल पद चतुष्ट है, ये निरुक्त का पद चतुष्ट है ना। हाँ वही। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, पटल विशेष का नाम। ठीक है, उसमें क्या विषय वस्तु है नाम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो याद कर लीजिएगा। मुझे एक चीज पूछनी थी भैया, अभी मेरे पास एक बुक है तो उसमें ना
अध्याय दे रखे हैं। इसके अध्याय मतलब संज्ञा संहिता ये सब अध्याय में दे रखा है, और अभी नहीं, आपने बताया वो पटल में दे रखा है, तो कंफ्यूजन हो रही है ऐसे क्यों है ये? प्रत्येक अध्याय में क्या है, प्रथम अध्याय में 6 पटल है, ठीक है। तो 6 करके पटल होते हैं, आपने हाँ, तो बता मैंने दिया। यहाँ पे पूरा टोटल एक साथ पटल दे दिया है, बस ये है, ठीक है। तो आपको प्रत्येक पटल का नाम याद रखना है, या फिर उसमें क्या वर्णन है वो ध्यान रखना, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, पटल का नाम याद रख लीजिएगा। षोडश पटल से लेकर अष्टादश पटल में क्या है, छंदों का वर्णन है, जिसे छंद पटल कहते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले बार जो है वैदिक छंदों पे वर्णन, ये निर्वचन इत्यादि या उसके विषय में वर्णन किया गया, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो डिस्कशन के लिए कुछ विशेष नहीं है। शेष जो है इसके सूत्र विशेष है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ विशेष सूत्र भैया आपने कहा था 18 पटल होते हैं, यहाँ तो 16 ही पटलों के नाम है, बाकी 2 कहाँ है? बच्चा 16 से अष्टादश पटली, इन 3 पटलों में देखो यहाँ पे ध्यान, ठीक है। 3 पटलों में शब्दों का वर्णन है, टोटल 18 पटल। इसे याद कर लीजिए आप लोग पटलों का नाम, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है सूत्र विशेष आप लोग को पढ़ना है। इसमें जो पहला सूत्र है, हाँ निधि पढ़ो, प्रतिशाखी का जो है यहाँ पे पहला सूत्र अष्टो समान अक्षरा अरण्यादित। हाँ चलो, तो निधि ये बताओ, जो पहला शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया अष्टो, क्या मतलब? सर मतलब उसका 8 होगा। 8, बहुत सुंदर। आगे बताओ, तो क्या समान मतलब जो एक जैसा हो, एक और जैसा अक्षर हो। मतलब जो अक्षर होते हैं। हाँ बहुत बहुत, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं प्रतिशाखी के अनुसार कि समानाक्षर किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली संज्ञा है समानाक्षर। वेद वाले बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाया भी गया होगा, ठीक है। या फिर आप लोग को अगर न्यू सिलेबस वाले होंगे कोई, उसमें एक प्रतिशाख्य भी लगा हुआ है अब। तो ये कह रहे हैं कि जो अल्फाबेटिकल जो पूरा वर्ड समानाय है, ठीक है, उसमें जो शुरुआत के आदितः, इसमें आदितः, ठीक है, शुरुआत के जो 8 अक्षर हैं, ठीक है, उसमें जो शुरुआत के 8 अक्षरों को जो है समानाक्षर संज्ञा कहते हैं। कुछ यहाँ पे आपको संज्ञा सूत्र पढ़ना है, जैसे कि आपने पहले शिक्षा ये अष्टाध्याय में बहुत सारे संज्ञा सूत्र पढ़े होंगे, गुण संज्ञा क्या है, वृद्धि संज्ञा क्या है इत्यादि, फल संज्ञा क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रतिशाखी के अंतर्गत समनाक्षर संज्ञा पढ़ना के, समनाक्षर कहते हैं किसको? शुरुआत के जो 8 अक्षर होते हैं वो क्या है, समनाक्षर है, जो देखने में एक जैसा लगे, ठीक है। उसकी उच्चारण प्रक्रिया और जो है आभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न में यदि समानता है तो वो क्या कहलाता है, समनाक्षर कहलाता है। तो आगे डिस्कशन भी करेंगे हम लोग। तो मुख्य रूप से जो है 8 जो अक्षर है शुरुआत के, वो क्या कहलाते हैं, समनाक्षर कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 8 अक्षर कौन कौन से हैं, अ आ रि रि ई उ ऊ, ई रि पहले आ जाएगा यहाँ पे, तो मिस्टेक इसको लिखा हुआ। तो ये 8 अक्षर जो है क्या है, समनाक्षर है। याद हो गया सूत्र विशेष? जल्दी से सूत्र विशेष याद करो। हाँ चलो, भैया हो गया भैया। याद हो गया, चलो सुनाओ, कौन सुनाएंगे? अष्टो समानाक्षर अरण्यादित। हाँ कौन कौन से हैं अक्षर बताओ। भैया आ से लेके अकार से लेके ऋकार पर्यंत तक। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ और बताओ, और कोई सुनाओ? मैं सुनाऊं सर? हाँ सुनाओ। उसका डेफिनेशन है अष्टौ समनाक्षर अन्यादितः, और वो अक्षर है अ आ रि रि ई उ ऊ। बहुत सुंदर, ठीक है। तो ये संक्षेप में हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसमें अक प्रत्याहार के सारे वर्ण आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यानी पहला संज्ञा है, हमने समनाक्षर देखा। दूसरा है संध्यक्षर। दूसरी संज्ञा है संध्यक्षर संज्ञा किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें चलो पढ़ो इसको सुजाता।
ततश्चत्वारि छंद अक्षरन उत्तराणि। चलो, इसमें एक शब्द है ततः चत्वारि। ततः शब्द किसके लिए है? ततः चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि। हाँ, वह समानाक्षर के लिए आया है समान अक्षर के लिए। कैसे? बहुत बढ़िया। तो जो आपने समानाक्षर कितने होते हैं निधि, बताओ? टोटल समानाक्षर अक्षर कितने हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं। ना, बहुत बढ़िया। ततः चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि, यानी उत्तराणि शब्द का अर्थ क्या होता है? बाद के। बाद के। बहुत बाद के, उत्तर यानी बाद में। ततः यानी उस सामनाक्षर के उत्तराने के बाद चत्वारि जो 4 अक्षर आएंगे वो क्या कहलाएंगे? संध्यक्षर कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो समानाक्षर आपने 8 पढ़ा, उसके बाद आने वाले जो 4 अक्षर होंगे वो क्या कहलाते हैं? संध्यक्षर कहलाते हैं। वो 4 अक्षर कौन कौन से हैं? ये है जो ए ओ आई औ। ठीक है, ये जो 4 अक्षर है वो संध्यक्षर कहलाते हैं। ठीक है, क्यों कहलाते हैं? संध्यक्षर में भी संधि हो गई है। संधि हो गई है, जो हम लोग पढ़ेंगे भी आगे कि कैसे ए ओ आई औ बना। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से बना है ये लोग, संधि हुआ है, तो जो ये संध्यक्षर कहलाते हैं। तो आपको समनाक्षर भी याद रखना है। समनाक्षर कुल कितने होते हैं, उनका सूत्र क्या है वो भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ संध्यक्षर क्या होता है, संध्यक्षर के लिए सूत्र विशेष क्या प्रयोग किया गया और कौन कौन से होते हैं, क्रम के अनुसार याद रखिए। और साथ ही साथ इसमें जो तथा शब्द दिया गया, ये कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए इसमें तथा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया वो ध्यान रखना। चत्वारि शब्द से कौन कौन से अक्षर की बात की जा रही है वो ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? जी भैया। जी सर। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे ये जो आपने पढ़ा भी ए ओ आई और औ, ये जो क्या संध्यक्षर है, कैसे कैसे ये हुआ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कैसे संधि दोनों मिलकर जो है इस तरह से हो गया। और संधि वाले पार्ट में पढ़ेंगे भी कैसे जो है ए ओ आई औ बना है। ठीक है, तो यहाँ पे संधि हो रही है, तो जो ये संध्यक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको सूत्र याद रखना। सूत्र के अनुसार उसमें कोई पद विशेष है तो इसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, समनाक्षर का क्या सूत्र है, संध्यक्षर का सूत्र क्या है, किसको याद हो गया संध्यक्षर का सूत्र? ये वाला देख लो जल्दी से। भैया मुझे याद हो गया। चलो, विशाल को याद हो गया, और किसको याद हुआ? ये मुझे भी याद हो गया। तो बताओ डिम्पल, दोनों सूत्र बताओ। अष्टौ समान अक्षराणि आदितः। इसमें 8 अक्षरों की समान अक्षर संज्ञा दी गई है। और दूसरा है तथा संधि अक्षराण्य पुत्राणि। संध्यक्षर का सूत्र बताना। हाँ इला। जी सर। हाँ बताओ, संध्यक्षर का सूत्र क्या है और कुल कितने संध्यक्षर होते हैं? ततश्च चत्वारि संध्यक्षराणि राण्य उदितः। उदिता तो नहीं है, उत्तराणि। सॉरी सर। हाँ ठीक है, कौन कौन से अक्षर होते हैं बताओ? संध्यक्षर अक्षर कौन कौन? हाँ आगे ओ आई ओ और औ की मात्रा डबल ओ। सर बोले ना, कोई बात नहीं। तो देखो आप ए ओ आई औ, ये जो 4 जो है संध्यक्षर कहलाते हैं, समनाक्षर भी याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल जो स्वर हो गए, टोटल स्वर, ठीक है, ये सारे जो है आपके कुल जो है स्वर हो गए, जिसमें आपको जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे भी स्पर्श वर्ण कितने हैं, अंत्यस्थ वर्ण कितने हैं, उसमें वर्ण कितने हैं। ठीक है, ये सेम चीज हम लोग पाणिनि शिक्षा में भी पढ़े। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो अभी आपने समनाक्षर और संध्यक्षर पढ़ा, उन दोनों सूत्रों को कंठस्थ कर लीजिए अक्षरशः। ठीक है, कुछ सूत्र विशेष आपको याद रखना चाहिए। तीसरा सूत्र है घोष और अघोष। आपने नाम सुना है घोष अघोष क्या होता है? जी भैया, इसका भी उल्लेख अष्टाध्याय में मिलेगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
लघु सिद्धांत कौमुदी में भी इसका संज्ञा प्रकरण में उल्लेख है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ निहारिका, ये सूत्र पढ़ो, तीसरा सूत्र पढ़ो। अन्यतः सप्त तेषां घोषः। ठीक है, देखो ऊपर जो है जो कुल जो स्वर हो गए अ से लेकर ऋ तक, ठीक है, ये कुल टोटल स्वर हो गए। साथ ही साथ स्पर्श वर्ण क्या होता है, क से लेकर प वर्ग तक। तो ये क्वेश्चन है आप सभी से, क वर्ग में कुल कितने वर्ण होंगे? 5 पाँच पाँच पाँच। हाँ, तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक टोटल कितने स्वर हो जाएंगे, स्पर्श वर्ण हो जाएंगे टोटल 25। बहुत बढ़िया। अंतस्थ वर्ण क्या, 11 लगा अंतस्थ वर्ण होते हैं, इसकी संख्या कुल कितनी है? 4। उसी प्रकार से ऊष्म वर्ण जो है कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये क्या ऋग प्रतिसाख्य के अनुसार है, ध्यान रखिएगा। ऋग प्रतिसाख्य में जो ऊष्म वर्ण है, ह है, तलाबे श, मूर्धन्य स, दंत स, अंग अह। चलो इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों का नाम क्या है भैया? का जो है उपपदमनीय। नहीं, का जो है उसका नाम पहले जीवामूल्य और पकार जो है उसका नाम उपपदमानीय है। हाँ, जीवामूल्य है और उपपदमानीय है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये टोटल जो है उस वर्णों की संख्या। हाँ बोलो सर, उपपदमनीय वो स्वर का उच्चारण कहाँ से निकलता है सर? ये क जो है अर्ध स्वर में उच्चारण होता है, कंठ वाले पार्ट से। ठीक है, कंठ के जो मूल है वहां से उच्चारण होता है, जीवा और कंठ के मूल से। तो देखो यहाँ पे ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, इसे आप क्रम के अनुसार याद रखिएगा। ठीक है, कि ह से लेकर जो है ह, श्लाबेश क, मूर्धन्य स, दंत स, अंग अह, जीवामूल्य क और उपपदमानीय प। इसका उच्चारण बहुत, इसका जो प्रयोग है आज लौकिक साहित्य में बिल्कुल नहीं होता है, वेदों में ही प्राप्त होता है, इसलिए जो है आप लोगों ने देखा नहीं होगा। तो देखो ध्यान रखने, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, इनका क्रम क्या है, कुल 8 है। इन्हीं उस वर्णों में से जो अंतिम 7 वर्ण हैं, चलो ये बताओ, जो ऊष्म वर्ण है, इन ऊष्म वर्णों में अंतिम 7 वर्ण कौन कौन से हैं? अंतिम 7 वर्ण अंग अंगः क और प। अंग अह और जीवामूल्य क, हाँ उपपदमानीय प। यानी ह को छोड़कर ये सारे जो वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऊष्म वर्णों में जो है ह को छोड़कर सारे वर्ण क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया इसमें? तेषाम। तेषाम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किसके लिए तेषाम शब्द का प्रयोग किया गया है? ऊष्म वर्णों के लिए। हाँ, वर्ण के लिए तेषाम यानी कि उनमें। बहुत बढ़िया। उन तेषाम वर्णों में से अंतिम जो सप्त होंगे, अंतिम 7 जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। क्लियर है ये चीजें? सर इसी के साथ साथ अघोष वर्ण का एक और सूत्र है। ठीक है, कि वर्गे वर्गे च प्रथमो अघोषो। चलो, ये वर्गे वर्गे का मतलब क्या है? आराम से एक एक करके। आप प्रियंका क्या कह रहे हो? नहीं कहती कि प्रत्येक वर्ग में से जैसे का वर्ग है तो उसका प्रथम का, और सा वर्ग है तो मतलब सा वर्ग का और ता वर्ग का, ऐसे ले। हाँ, प्रत्येक वर्ग में प्रथम 2 जो वर्ण होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो भी क्या होते हैं? अघोष वर्ण की संज्ञा। तो प्रत्येक वर्ग कितने हैं टोटल? 5। क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, त, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रथमो अघोष से अघोष। चलो मुझे ये बताओ, इसमें प्रथमो और अघोष दोनों में कौन सी विभक्ति है? दोनों विभक्ति बताओ। प्रथमा विभक्ति। वचन बताओ।
द्विवचन। द्विवचन, बहुत बढ़िया। तो देखो कितने वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने लिखा है, ठीक है, रौनक जी ने। तो सूत्र को देखकर ही आप उसकी व्याख्या या फिर उसका हिंदी अनुवाद समझ सकते हो। द्विवचन। और यहाँ पे ना, हाँ, यहाँ पे अयादी संधि हो गई है दोनों में, और प्रथमाव। हाँ, तो वर्ग आव हो गया है। बहुत बढ़िया। वर्ग यानी प्रत्येक वर्ग में प्रथम हो, यानी यहाँ पे द्विवचन लगा हुआ है, यानी प्रत्येक वर्ग के, ठीक है, प्रथम दो, ठीक है, द्विवचन में, ठीक है, प्रथम दो जो वर्ण होंगे वो क्या होंगे, वो भी अघोष वर्ण कहलाएंगे। तो टोटल अघोष वर्ण कितने हो गए आप बताओ? क वर्ग का पहला क और ख, तो च वर्ग का च और छ, ठीक है, ट वर्ग का ट और ट। 10 हो गए सर। 10 भैया कुल मिला के 17 हो जाएंगे। हाँ, 10 इधर हो गए, और इससे पहले हमने कितने पढ़े थे? 7। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 17। बहुत बढ़िया। तो यानी पहला सूत्र हमने पढ़ा इससे पहले कि अघोष वर्ण का अंत्य सप्ताह तेषाम अघोषा। दूसरा सूत्र है वर्गीय वर्गीय च प्रथम अघोषो। याद हो गया दोनों सूत्र? भाई यहाँ पे क्वेश्चन है। हाँ बोलो। यहाँ पे प्रथमा अघोष, ये तो पता चल जाएगा कि प्रथम से जो है तात्पर्य प्रथम वर्ण से है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे दो प्रथम यानी कि पहले दो वर्णों की बात हो रही है वर्ग के? क्योंकि यहाँ पे प्रथम द्विवचन लगा हुआ है ना। द्विवचन मतलब द्विवचन कब करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी सूत्र लिखा गया है ना, हाँ, तो सूत्र में ही आपको जो है उसकी व्याख्या दिख जाती है, ठीक है। चाहे पाणिनि जी का देख लीजिए या ऋक् प्रातिशाख्य या फिर कोई सा भी प्रातिशाख्य देखिए, सूत्र क्या, सूत्र में जो भी शब्द प्रयोग किया गया है शब्दों से हमें पता चल जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द्विवचन अगर तीन वर्णों तक लेना होता है तो ये क्या बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, प्रथमा विसर्ग लगा हुआ होता है, ठीक है बच्चा लोग। इस तरह से देखो कितना वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक वर्ग में जो प्रथम दो होंगे, क्योंकि द्विवचन का प्रयोग किया गया है दोनों में, तो दो द्विवचन के जो वर्ण होंगे यानी प्रथम दो वर्ण जो होंगे प्रत्येक वर्ग का, वो क्या हो जाएंगे, उसकी भी क्या हो जाएगी, अघोष संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ तक कोई जी भैया क्लियर है। बात को यहाँ पे जो है डाउट है बोलो। भैया, जैसे कि पहले सूत्र में जो जीवा मूल्य का है, उपमान्य पा है, तो जो दूसरे सूत्र में वो रिपीट हो रहा है ना, इसका वर्ग में का, अपवर्ग में का, तो ये 15 नहीं होंगे? कितनी दो बार काउंटिंग होगी? तो ये का और ये का दोनों में अंतर है। इसका प्रयोग जो है इस तरह से कह पठती और ये कह पठती, दोनों में अंतर है। ये जो जीवा मूल्य का है इसका उच्चारण अर्ध स्वर होता है, पूर्ण रूप से ये स्वर भी नहीं है या पूर्ण रूप से व्यंजन भी नहीं है, ठीक है। इनका जो उच्चारण स्थान है इनमें भी अंतर है। हाँ, इसके उच्चारण स्थान में भी अंतर है, ठीक है। देखने में आपको लगेगा ये तो क यहाँ भी है, ये क स्पर्श वर्ण में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अर्ध स्वर से इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका प्रयोग लौकिक साहित्य में नहीं हो पाता है अब, ठीक है, वेदों में प्राप्त होता है। तो इसका उच्चारण जो जैसे हम लोग इसको क पठती आराम से बोला, लेकिन इसमें क्या होता है, जितना जल्दी आप बोल सकते हो इसमें बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो जीवा मूल्य क है और ये जो स्पर्श वर्ण है, दोनों में अंतर है, उच्चारण में भी अंतर है, उच्चारण स्थान में भी अंतर, ठीक है बच्चा। तो दोनों एक नहीं है। पाणिनि जी भी ने भी इन्हें भिन्न भिन्न माना है। हाँ, पाणिनि शिक्षा में भी इनका भिन्न भिन्न में ही वो वहाँ पे 21 स्वर बताए गए हैं, यहाँ पे ये दोनों अलग माने गए हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है डिम्पल। चलो इसी बात को जो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम जो और द्वितीय जो वर्ण होंगे वो क्या हो जाएंगे, अघोष। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? सूत्र याद सुना दो जल्दी से। वर्गे वर्गे च प्रथमावघोषौ। दूसरा नहीं, वो तो पहले ही है। हाँ, तेषाम अंत्य सप्ताह अघोषा।
बहुत उल्टा करके प्रत्ययः सप्ततेषाम् अघोषः। सीधा करो, सीधा करो। तो याद हो जाएगा। ऐसे ही सूत्र आपको क्या करना है, हर जगह पढ़ना है। ठीक है, एक एक सूत्र इस तरह से जो आपको सूत्र भी याद रखना है। तो देखो यहाँ पे पीडीएफ में लगता है मिस्टेक है। चलो, तो कुल जो है टोटल कितने हो गए, 17 वर्ण हो गए। ठीक है बच्चा लोग। अघोष वर्ण कुल कितने हो गए, 17। 17 कैसे हुआ, 7 + 10। 7 कौन कौन सा है, वो उस वर्णों में जो शुरुआत अंतिम जो 7 है, और 10 कैसे हो गए, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और दूसरा जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएंगे, अघोष वर्ण हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। चलो, जी सर। उसी प्रकार से सघोष वर्ण, हाँ सघोष वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे बताओ। अघोष वर्णों को छोड़कर शेष जितने भी वर्ण होंगे वो सघोष कहलाएंगे। समझ रहे हो? जो तृतीय और चतुर्थ वर्ण सघोष है सर। तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी पहला और दूसरा को छोड़कर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्णों को छोड़कर तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होता है, सघोष वर्ण होते हैं। बस इसे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो सघोष वर्ण क्या क्या कौन कौन से हो जाएंगे, ग, ध, अंग, इस तरह से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो सघोष कहलाएंगे। ठीक है, इसे याद रखे भी काम आएगा। एक क्वेश्चन है सर। आप पूछो। सर वो सघोष में 2 पार्ट है ना, अल्पप्राण और महाप्राण। सघोष, अल्पप्राण, सघोष, महाप्राण। हाँ बिल्कुल है, वो हम लोग पाणिनि शिक्षा के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सघोष का वो तो दिया ही नहीं है सूत्र, सघोष वर्ण का सूत्र। मिलेगा सब मिलेगा। ठीक, अभी बस यहाँ पे भूमिका के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, हाँ आगे देखो, एक और वर्ण होता है तोस्म वर्ण। ठीक है, अगला जो संज्ञा है तोस्म वर्ण किसको कहते हैं, जैसे कि अभी आपने ओस्म वर्ण पढ़ा, अघोष वर्ण पढ़ा, ठीक है, समनाक्षर पढ़ा, संध्यक्षर पढ़ा। इसी प्रकार से जो अगला जो है वर्ण संज्ञा, ठीक है, वो है स प्लस उसमें, यानी तोस्म वर्ण। अब इन दोनों को देखकर बताओ किस विभक्ति किस वचन में है ये दोनों। द्विवचन में है। द्विवचन, प्रथमा द्विवचन। चलो, द्विवचन। द्विवचन किया गया। ठीक है, तो देखो इसको युग्म, युग्म किसको कहते हैं, जोड़े को भैया। जोड़े। ओके, देखो यहाँ पे तो जुड़वा होने के लिए क्या चाहिए, दो होने चाहिए ना, तो युग्म का मतलब जुड़वा यानी 2। तो ये कह रहे हैं, और ये क्या है, द्विवचन में है, इजीली दिख भी रहा है। ठीक है, उस पर युग्म शब्द भी लगा हुआ है, तो यानी द्विवचन के भी प्रयोग किया जा रहा है दोनों पदों को, और उसमें युग्म शब्द भी प्रयोग किया गया है। चलो इस सूत्र को पढ़ो। हाँ पढ़ने। हाँ देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो आपके 5 वर्ग है, ठीक है, टोटल कितने वर्ग हैं, 5 है ना। तो प्रत्येक वर्ग के जो युग्म होंगे, युग्म का मतलब जो दो का पेड़ वाले होंगे, यानी दूसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे, टोटल जो है एक वर्ग में 5 क्या होते हैं, अक्षर होते हैं या स्थान होते हैं। इसका युग्म बनाओ। ये जो मान लीजिए क वर्ग है, तो क वर्ग का युग्म क्या क्या होगा, जोड़ा क्या होगा, दूसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। लेकिन यहाँ पे नहीं आई से भैया समझ में यहाँ पे, लेकिन भैया वर्ण तो एक ही होगा, तो वो जोड़ा कैसे बन जाएगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। अभी बता देखो यहाँ प्रत्येक वर्ग का जो दूसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे जो होगा, ठीक है, युग्म का मतलब सम। ठीक है, यहाँ पे युग्म का मतलब जोड़ा भी होता है, सम भी होता है। आपने हिंदी में सम संख्या, विषम संख्या मैथ में पढ़ा होगा, याद आ रहा है, ऑड नंबर, इवन नंबर। जी भैया, ऑड नंबर, इवन नंबर में क्या होता है बताओ,
कौन कौन सा वर्ण होता है? पहला वर्ण कौन कौन सा नंबर होता है? 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्याएं होती हैं भैया। बहुत बढ़िया। ऑड में 1, 3, 5, 7, 9, 11। वाह वाह, आपको तो DI क्लियर हो जाएगा। मजा आ गया भैया, आ गया समझ में क्यों जोड़ा ये। तो युग्म का मतलब सम भी होता है और युग्म का मतलब जुड़वा भी होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो सम स्थान वाले जो वर्ण होंगे वो उसकी क्या हो जाती है? सूक्ष्म वर्ण संज्ञा हो जाती है। ठीक है, सम का मतलब दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठा स्थान तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो है इसमें 6 वर्ण होते नहीं है प्रत्येक वर्ग में। तो सूक्ष्म वर्ण क्या कहलाता है कि प्रत्येक वर्ग के जो युग्म स्थानीय यानी सम स्थानीय जो वर्ण होंगे, अर्थात दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म वर्ण कहलाएंगे। तो टोटल सूक्ष्म वर्ण कितने हो गए बताओ? टोटल सूक्ष्म वर्ण कितने हैं? 10। बहुत बढ़िया। कैसे? प्रत्येक वर्ग का 2 टोटल वर्ग कितने हैं? 5 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10। याद रखना है। क्लियर है कैसे इसमें उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है? हाँ बच्चा लोग, जी सर। यहाँ तक कुछ समस्या? सूत्र याद हो गया? सभी सूत्र अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है? जी सर। जी भैया। सबको याद हो गया? देख लो, युग्म सुष्मानो, उससे पहले हमने पढ़ा अंत्य सब तेषाम अघोषा वर्गे वर्गे च प्रथमो अघोषो। उसके पहले हमने तथा चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि, उसके बाद अष्टो समनाक्षराणि अदितः। ये 4 सूत्र किसे याद हो गए पूर्ण रूप से? देखो एक बार फिर से देख लो, अभी का अभी याद कर लो, इसको खत्म करो याद करके। हाँ, किसको याद हो गया पूर्ण रूप से? मुझे। चलो, विशाल को हो गया। हाँ, कामनी, कितने सूत्र याद हुए जो आज हम लोगों ने पढ़ा है? मुझे अभी अच्छे से नहीं याद हुआ। अभी कुछ भी याद नहीं हुआ? कामनी? हाँ सर, अभी अच्छे से। अभी याद करो, अभी याद करो। बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं, अभी आप याद करो। हाँ चलो निधि, 4 सूत्र बताओ, 4 में से कितने याद हैं? सर, अष्टो समान अक्षरों अन्यादित, एक ये था, और दूसरा था अंत्य सप्त तेषाम करके था, और एक था युग्मो क्या सर? अंत्य सप्त तेषाम, आगे अघोषा। बहुत बढ़िया। तेषाम अघोषा। हाँ, बहुत बढ़िया। और एक सर युग्मो वाला था, युग्मो शोष्म ऐसे करके, और एक था वर्गे वर्गे। हाँ, उष्मान। और एक था वर्गे वर्गे ऐसे करके। वर्गे वर्गे, आगे? हाँ सर, वर्गे वर्गे, देखो वर्गे वर्गे क्या? प्रथमा अघोषा। प्रथमा अघोषा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया निधि। हाँ, इला सुनाओ, 4 सूत्र सुनाओ। अष्टोष्मानि आदितः ततश्च चत्वारि सामान्याक्षर उत्तराणि। बहुत सुंदर। युग्मो शोष्मानो वर्गे वर्गे च प्रथमाम अघोषो। वर्गे वर्गे च प्रथमो अघोषो। बहुत बढ़िया। हाँ, नीतू सुनाओ, सूत्र सुनाओ। नीतू, अब बोलेंगे नहीं सर। हाँ सर, सुनाओ। अष्ट समान अक्षर अष्टो है। अष्टो समान अक्षर आणे आदित्य तत् चत्वारि संध्य अक्षर उत्तराणि। बहुत बढ़िया, आगे? युग्मो
सोष्माणो शोष्माणो बहुत बढ़िया। वर्गे आगे वर्गे च प्रथमा अवघोष, ऐसा कुछ था क्या? वर्गे वर्गे च प्रथमो या फिर प्रथमाम अघोषो, ऐसा बोलो। अवघोष। बहुत बढ़िया। हाँ निहारिका। हाँ निहारिका बताओ, सूत्र सुना। हाँ अष्टौ समान अक्षराणि अदितः ततश्चत्वारि संध्या अक्षराणि उत्तराणि। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्गे वर्गे च अश्व प्रथम घोषः। आगे युग्मो सूक्ष्मणो, मुझे ये वाला पूरा याद नहीं है। युग्मो सूक्ष्माणो, दोनों द्विवचन। ठीक है, देखो इसको, देख लो, दिख रहा है ना, युग्मो सूक्ष्माणो। ठीक है, याद हो गया, बहुत बढ़िया। सारे सूत्र याद कर लेना। ठीक है, हाँ डिम्पल बताओ। अष्टौ समान अक्षरण आद्यः अल्पः, दूसरा था ततश्चत्वारि संध्या अक्षरण उत्तराणि अन्त्यः सप्तः तेषां घोषः। वर्गे वर्गे च प्रथमाव अघोषो युग्मो सौष्माणो। हाँ प्रियंका बताइए आप। जी, पहला सूत्र है कि अष्टो समान अक्षराणि अदितः। सेकंड है कि ततश्चत्वारि संध्या अक्षर उत्तराणि। तीसरा था अंत्य सप्त तेषां घोषा। फिर उसी का ही मतलब सेकंड था कि वर्गे वर्गे च प्रथमा घोषा। चौथा है युग्मो सूक्ष्माणो। बहुत। हाँ संगीता। जी भैया, पहला है इसमें भैया अष्टो समान अक्षराणि अदितः, जिसके अक्षर समान होते हैं। फिर उसमें उसके बाद आपने पढ़ाया था में ततश्चत्वारि संध्या अक्षराणि उत्तराणि, यानी कि जो समान अक्षर के बाद आते हैं 4 अक्षर, उन्हें हम संध्या अक्षर कहते हैं। फिर है अंध्य सप्त तेषाम अवघोषा, जो ऊष्म वर्ण के अंतिम 7 वर्ण होते हैं वो अवघोष होते हैं। फिर उसके बाद है वर्ग वर्ग च प्रथमा अवघोषा, यानी जो वर्ग के प्रथम 2 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण जो होते हैं वो हमारे अवघोष होते हैं। उसके बाद है संघोष वर्ण। इन अवघोष वर्ण को छोड़कर जो बाकी के बचे वर्ण होते हैं वो हमारे संघोष वर्ण होते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ाया हमें युग्मो शोषमाणो, यानी कि युग्म यानी कि जोड़ा जो समअक्षर होते हैं, यानी कि इसमें आपने बताया दूसरी और चौथी जो वर्ग है उसके जो अक्षर हैं वो हमारे दूसरे और चौथे स्थान पे होने वाले प्रत्येक वर्ग के जो वर्ण होंगे, जो भी हमारे वर्ग होंगे उसके दूसरे और चौथे स्थान के जो वर्ण होंगे उन्हें हम लेंगे, वो हमारे शोषमाणो कहलाएंगे। ये शोषमाणो अक्षर हैं। हाँ ये टोटल 10 है। बहुत सुंदर। हाँ सुजाता। जी सर, समानाक्षर का डेफिनेशन है अष्टो समानाक्षरी अन्यदितः। संधि अक्षर का है ततश्चत्वारि संधि अक्षराणि उत्तराणि। और जुग्मो शोष्माणो वर्गे वर्गे च प्रथम अघोषो। और एक सूत्र बोल दीजिए, कौन सा सूत्र में डेफिनेशन बोल दूंगी। वर्गे वर्गे प्रथम अघोषो अंत्या सप्ततेषाम् अघोषः। हाँ बहुत सुंदर। चलो सारे सूत्र याद कर लेना। हाँ विशाल। और बढ़िया सुजाता। हाँ विशाल। चलो देखो यहाँ पे सुनाऊं। हाँ सुनाओ विशाल। हाँ विशाल आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा याद भी होगा आपको। चलो सूत्र है अष्टो अब आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। हेलो। हाँ विशाल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बताओ। तो सबसे पहला सूत्र है जी, पहला सूत्र है अष्टो समानाक्षरण्य आदितः। दूसरा सूत्र है ततश्चत्वारिश्च संध्याक्षराण्य उत्तराणि। तीसरा सूत्र है
तीसरा सूत्र है अंत्यज सप्त तेषाम अघोषः। चौथा सूत्र है वर्गे वर्गे च प्रथमावघोषो। और फिर उसके बाद सूत्र है भैया ये युग्म वाला कौन सा सूत्र था? हाँ, जिसकी सूक्ष्म संज्ञा होती है, वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आपने इतना कोशिश किया, बहुत बढ़िया। सभी को जो सूत्र याद कर लीजिएगा और याद ही रखिएगा। ऋक् प्रातिशाख्य में जो सूत्र विशेष से संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे या फिर सामान्य परिचय वगैरह। जितना कुछ भी हम लोगों ने देखा है अच्छे से पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा। जितना आज हम लोगों ने पढ़ा, कल फिर इसके बाद के जो भी सूत्र विशेष होंगे वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो एक बार जो है आगे के सूत्र विशेष को थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ठीक है, सूत्र विशेष क्या कहता है, साथ साथ याद भी करके आइएगा। ठीक है बच्चा, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, फिर आज शाम में लोग तर्क संज्ञा, तर्क भाषा इत्यादि जो है पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, ले रहे हैं आप चले। ठीक है भैया। भैया कल आपको डिपार्टमेंट तो नहीं जाना? कल डिपार्टमेंट नहीं जाने, छुट्टी है, मतलब वैसे पेपर है लेकिन हम लोग छुट्टी रहेगी कल। ठीक है ना, कल क्लास होगी आपको सुबह में भी और शाम में भी। चले भैया कल मॉर्निंग वाली क्लास नहीं ले पाएंगे। अच्छा, आप लोग नहीं ले पाओगे? एग्जाम है मेरा। ईला आपका भी है सर। अच्छा है ना, चलो फिर ठीक है। तो बच्चों को एग्जाम तो रहने दो, फिर शाम में मिलते हैं फिर। ठीक है ना, आज शाम में क्लास करेंगे, फिर कल बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो उस वजह से फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा। फिर शाम में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है ना? जी सर। ओके, थैंक यू भैया। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते, बाय बाय।